24 मार्च को जब पहले चरण के लॉकडाउन की घोषणा हुई, उसके 1-2 दिन बाद ही पूरे देश ने देखा कि किस तरह से कतार में लाखों मजदूर पूरे देश भर से अपने कंधों पर सामान और बच्चे उठाए अपने-अपने गांव की तरफ जाते दिखे। ये सिलसिला आज भी जारी है। जाहिर है वो जहां, जिस शहर, जिन हालात, जिस शेल्टर होम में रह रहे हैं, वहां पर ना उनको खाना ठीक से मिल रहा है, ना उनकी अन्य सुविधाओं को ठीक से देखा जा रहा है। और आज जबकि केंद्र सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि उनके लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो ये दो सवाल उठते हैं। एक, कि क्या ये ट्रेनें 24 मार्च के बाद ही नहीं चलाई जा सकती थी, और दूसरा कि इन ट्रेनों को चलाए जाने से क्या अब प्रवासी मजदूर की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि लॉकडाउन अब 2 हफ्तों के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 3 एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले परिचय कराऊंगी परोमिता गोस्वामी जी। परोमिता गोस्वामी जी एक लेबर एक्टिविस्ट हैं जो विदर्भा में चंद्रपुर के एक गांव से काफी सारा मजदूरों के बीच में कई दशकों से काम कर रही हैं। दूसरे हमारे साथ हैं रवि मिश्रा जी, जो कि मजदूर संगठन C2 के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ हैं राइस शेख, जो कि भिवंडी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के MLA हैं। आप सबका आज के शो में स्वागत है। परोमिता जी, सबसे पहले ये बताइए, जो प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र के दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या सटे हुए जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, वहां पर उनकी क्या दिक्कतें हैं, और खासतौर से महिलाओं और बच्चों की क्या दिक्कतें हैं, क्या क्योंकि उनकी जरूरतें अलग हैं, उनके टीके वगैरह लग रहे हैं कि नहीं, महिलाओं की जो अपनी अलग जरूरतें हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या नॉर्मल, उनको कैसे सब सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। ये बात इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने हमेशा बोला कि सबको खाना और राशन दिया जा रहा है। देखिए, चंद्रपुर और गढ़चिरौली मतलब इधर के जो बिल्कुल ही ईस्टर्न साइड के जो जिले हैं, वहाँ से कम 15,000 मजदूर आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फंसे हुए हैं। और इनकी जो हालत है, ये मतलब बहुत ही बेकार हालत में वहाँ पर है। ये लोग सब एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, मतलब खेत मजदूर हैं। ये आज आप देखेंगे कि मीडिया का ज्यादा फोकस जो है वो अर्बन मजदूरों के ऊपर है, और ज्यादा जो है वो फैक्ट्री लेबरर्स के ऊपर है। तो जो रूरल एरियाज के जो मजदूर हैं और जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। दूसरी बात जो मैं देख रही हूँ मीडिया में कि ज्यादा जो मजदूर जिन्होंने लॉकडाउन को तोड़ा और चलना जिन्होंने शुरू किया, उनके ऊपर काफी फोकस आया मीडिया का। लेकिन जो मजदूर रुक गए, और मैं इससे कह रही हूँ कि लॉकडाउन का पालन किया लेकिन दे पेड अ प्राइस फॉर इट। बहुत ही सारे जो मजदूर वहां गए हैं, खेतों में रह रहे हैं, कोई खुले में रह रहे हैं, बहुत बड़े संख्या में महिलाएं वहां पे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, मेरे ख्याल से 25 मार्च से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार से ये कहने का कि आप लोग कुछ ये जो हजारों जो लोग प्लानिंग करिए इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर, जैसे ये अपने यूपी के C2 के साथ भी कह रहे थे, वो नहीं हुआ। और जहाँ पे जो लोग जैसे थे, मतलब दे वर लेफ्ट टू देमसेल्व्स, जैसे आपको जैसा बन पड़े आप लोग करिए। तो ये हालत थी। और महिलाओं की तो हालत बहुत बहुत बदतर है कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो गए तो उनको लगा कि हम 2-3 महीने में घर वापिस आ जाएंगे। वहां पे जो उनको रुकना पड़ा, तो खाने के प्रॉब्लम्स आ गए, रहने के प्रॉब्लम्स आ गए। यहाँ हाथ धोने के लिए सरकार कह रही है, वहां तो पीने को पानी नहीं है, और खुले में रह रहे, कभी सांप निकल रहा है, कभी बिच्छू निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है वहां पे। तो और हर बार क्या है कि यहाँ से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में तालमेल बना के उनको बताते रहना कि साहब वहां जाइए, उनको मदद करिए। तो ये बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से ये सब लॉकडाउन हुआ। कुछ थोड़ा बहुत प्लानिंग से करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। अननेसेसरीली हजारों लाखों लोगों को इतना प्रॉब्लम में आना पड़ा। तो लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन थोड़ा प्लानिंग से करते तो ठीक था।
राइस शेख साहब, आप काफी सारे मजदूरों के बीच में आप काम करते रहे हैं, लोगों को खाना राशन पहुंचाने का काम आपने किया है जब से लॉकडाउन है। ये बताइए, जैसे अब ये बता रही हैं कि जो ग्रामीण मजदूर हैं उनकी अलग समस्या है, आपके पास ज्यादातर शायद शहरी मजदूर हैं, जो कि माइग्रेंट्स भी हैं, लोकल भी हैं, क्या दिक्कतें हैं उनकी, और अब जब विशेष ट्रेनें चलेंगी तो क्या उससे फायदा होगा? देखिए, भिवंडी शहर भी है, भिवंडी तहसील भी है, तो ग्रामीण में भी बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज भी है। और अब जब ट्रेन चालू होगी, क्योंकि आप खाने पीने की बात कर रहे हैं, खाना पीना उनको अब नहीं चाहिए। मैं उनसे बात करता हूँ तो उनका कहना है कि हमें खाना पीना बहुत मिल गया, लेकिन हमको अब घर जाना है। उनको अभी लॉकडाउन एक्सटेंडेड दिख रहा है। उनको लग रहा है कि 2-4 महीने अभी काम नहीं मिलने वाला है, कम से कम गाँव जाके कुछ वो लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजार कर सकते हैं। मेन चीज रेस्टलेसनेस, एंजाइटी बहुत है, प्लस मजदूर जिस तरह के सेटअप में रहते हैं, जहाँ एक ही कमरा होता है, 10-12 लोगों को रहना पड़ता है। कई जगह तो ऐसा होता है, कुछ दिन में सोते हैं तो कुछ रात में सोते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है अब उनको रहना ही नहीं है। दे वांट टू गो बैक। उनको बहुत एंशियसनेस है, खास तौर से वो लोग जिनके परिवार यहाँ पर नहीं है, जो बैचलर्स हैं, जो सिंगल है, जिनके परिवार वहां रहते हैं। तो एंजाइटी की वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग जाना चाहते हैं। अब ये जो ट्रेनें चलेंगी तो क्या तुरंत ही सबकी दिक्कतें हल हो जाएंगी, या उनको सबको करीने से नियम पूर्वक लिस्ट बना के भेजने में और लंबा वक्त लग सकता है? वक्त तो थोड़ा लगेगा। कल हमारी बैठक कलेक्टर से हुई, आज मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी बात किया। ये प्रोसीजर ऐसा है कि 1000 के लॉट में इनको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। देखिए, ये आसान भी है क्योंकि बहुत 3 महीने से इनके साथ काम कर रहे हैं, तो पता है कहाँ पे हैं, कितने हैं। 1000 के ब्लॉक बना के फिर उसमें ग्रुप लीडर बना के उसकी यादी कलेक्टर को सबमिट करनी है। हमने हमारे स्तर पे भिवंडी शहर में 5 विभाग है, तो 5 जगह पे हमने मैनुअल लोग लगाए हुए हैं कि जहाँ पे सबके रिकॉर्ड लिए जा सकते हैं। और फिर वो रिकॉर्ड लेके कलेक्टर जो है नोडल ऑफिसर को देगा मंत्रालय में, और नोडल ऑफिसर से जो राज्य में वो जा रहे हैं वहां पे उन तक पहुंचेगा, ताकि वहां भी तैयारी रहे कि उनको रिसीव करने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट वहां से फर्दर ले जाने के लिए। जैसे कि हम पटना भी जा सकते हैं, पटना से आगे लोगों को जाना है, तो वो व्यवस्था उस राज्य को करनी है। तो एक बैकरूम पूरा सेटअप किया गया है, कॉल सेंटर भी सेटअप किया गया है। हमारे अपने कार्यकर्ता फील्ड में काम करेंगे, एनजीओस के माध्यम से हम काम करेंगे। वी ट्राई टू मेक इट एज ऑर्गेनाइज्ड एज पॉसिबल। पर भिवंडी शहर से लगभग, भिवंडी शहर और तहसील से 1 लाख लोगों को ले जाना है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये एक लॉजिस्टिक्स रहेगा। तो इट्स नॉट इजी, बट इट हैज टू बी डन, समथिंग व्हिच हैज टू बी डन एज मच एज हम जितना इसको ऑर्गेनाइज कर सकें। रवि मिश्रा जी, हम यूपी की बात करें तो वहां पर जो दूसरे राज्यों के मजदूर फंसे हैं, उनके क्या हालात हैं? क्या अभी भी उनका पैदल यात्रा करके जाना जारी है? और क्या उनको तक संदेश पहुंचाना कि अब ट्रेन चल गई है, ये आसान होगा क्या? नहीं, कोई आसानी नहीं हो रही है। बहुत सारे मजदूर रास्ते में फंसे हैं, बहुत सारे पहुंच रहे हैं, बीच में बहुत सारी उनको परेशानियां हो रही हैं। खाना नहीं मिल रहा है, समय से पानी नहीं मिल रहा है। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अपनी पीठ पर लाद करके वो चल रहे हैं। उसको देख करके हम लोगों को तकलीफ हो रही, वो कितनी तकलीफ झेल रहे हैं। इससे सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें उनको हो रही। तो ये जो संदेश, जो ये विशेष ट्रेनें चली हैं, ये कैसे उनको पता चलेगा? क्योंकि वो तो चलते ही जा रहे हैं अभी। जी, वो जैसे जो शहरी मजदूर की बात, जी जी, हाँ, उनको तो जानकारी हो जाएगी, लेकिन जैसे ये ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर हैं, या हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल के बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो यहाँ निर्माण में काम करते हैं, निर्माण मजदूर हैं, वो गांव में रहते हैं, उनको ये सारी जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं। नंबर 2, सबका पंजीकरण होना है। जिलाधिकारी के यहाँ पंजीकरण कराने के बाद ही उनको ये सुविधाएं मिलेंगी। बहुत सारे मजदूरों को जानकारी ही नहीं है कि पंजीकरण ऑनलाइन कैसे होगा। ये दिक्कतें आएंगी, और जो वास्तव में नीचे, एकदम नीचे का मजदूर है, वो ऐसी सुविधाएं लेने से वंचित रह जाएगा। कुछ शहरी मजदूरों को जरूर इसका फायदा होगा और वो अपने गांव तक पहुंच पाएंगे। परोमिता जी, ये जो मजदूर अगर जिन्हें विशेष ट्रेनें मिल भी गई, जैसे कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि अर्बन मजदूरों को संदेश पहुंच जाएगा, वो जा भी सकते हैं, लेकिन ग्रामीण मजदूर
और अगर ये शहरी मजदूर भी पहुंच गए तो क्या इनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था है? क्योंकि आने वाले दिनों में भी लगता नहीं कि सब कुछ इतनी जल्दी ओपन हो पाएगा, जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए। देखिए, रोजगार का तो बहुत बड़ा सवाल है। इकोनॉमी तो पूरी देश की अभी मतलब बैठी हुई है। पहले भी, कोरोना के पहले भी भारत की, सुनाई दे रहा है? जी जी अंजन जी, सुनाई दे रहा है? जी 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 जी। मैंने कहा हाँ, पहले भी बहुत अच्छी हालत तो नहीं थी इकोनॉमी की, और अभी लॉकडाउन के बाद में तो और परेशानियां और बढ़ने वाली हैं लोगों की। और इसीलिए यही कारण है कि जो अपने एमएलए भाई साहब भी कह रहे थे कि लोग अभी रुकने के लिए तैयार नहीं है, उनको घर जाना है। ये बहुत जरूरी हो गया है। उसमें सिर्फ एक थोड़ा सा जो ग्रामीण मजदूर है उसके लिए अभी खरीफ का सीजन सामने है, उसमें थोड़ा बहुत उनको काम मिलने वाला है। ये मजदूर को भी मालूम है कि अगर गांव के साइड में हम पहुंच गए तो अभी खरीफ का सीजन अभी मई जून महीना में शुरू हो जाएगा, तो वहां पे अपने को मिलेगा। मई महीना में केंदू पत्ता जमा करने का सीजन है, तो ये फॉरेस्ट बेस्ड कुछ उनको काम मिलेगा। शहरों में अभी तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से गाइडलाइंस निकल रही हैं, फैक्ट्री शुरू करो कह रही है सरकार, लेकिन जो गाइडलाइंस जो निकाल रही है तो वो बहुत सारे फैक्ट्रीज को वो संभव ही नहीं है वो गाइडलाइंस फॉलो करना, कि आप सब डिसइंफेक्ट करिए, मजदूरों को एक जगह पे अंदर रखिए, बसेस प्रोवाइड करिए, एकोमोडेशन प्रोवाइड करिए। तो इस तरह का जो है, बड़ा इंडस्ट्री हो या कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हो, तो दे आर क्वाइट रिलक्टेंट। कुछ जो सेक्टर्स हैं जो अभी काम कर रही हैं, उसमें कोल माइनिंग काम कर रही है, सीमेंट फैक्ट्रीज कुछ काम कर रही हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे अभी एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड काम ज्यादा चलेगा, ऐसा मेरा अंदाज है। बाकी बहुत बेकार है, जो छोटे धंधे वाले हैं, छोटे जो काम करते हैं, इनका तो बिल्कुल मतलब लाइवलीहुड बिल्कुल हाशिए पे आ गया है। महिलाओं का तो पूरा लाइवलीहुड हाशिए पे आ गया है। बहुत बहुत बेकार हालत हो गई है। और अभी आज 17 तारीख तक बढ़ा दिया है, तो और ये दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, ये कम होने वाली दिखती नहीं है मुझे। मिश्रा जी, अगर हम यूपी की बात करें तो क्या रोजगार के इतने अवसर उपलब्ध हैं कि महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बिहार, जहां जहां, मध्य प्रदेश में जहां जहां से मजदूर लौट के आएंगे, क्या उनको रोजगार दिया जा सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने जी इसकी मैं इस बात पर कही है, डिफर राय रखता हूँ। मुख्यमंत्री ने इसकी बात कही है, लेकिन काम नहीं था ऑब्वियसली, तभी ये लोग दूसरे राज्यों में गए। हाँ, मैं जरा अलग सोचता हूँ। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो मजदूर बाहर जाता है वो इसलिए जाता है क्योंकि उसके पास गांव में कोई काम नहीं है। जो गांव में फिर लौट के वापस आएगा उसको क्या अलग से कोई काम मिल जाएगा? यहाँ कोई काम उसको मिलने वाला नहीं है। ये सोचना कि गांव में आ जाएगा तो उसको अगली फसल पे काम मिल जाएगा, ऑलरेडी जो लोग इंगेज हैं वो अपना काम करते हैं। जो बाहर मजदूर गया उसको यहाँ कोई काम नहीं मिलने वाला। निश्चित रूप से वो बेकारी का सामना करेंगे, उनके पास सरवाइव करने के लिए कोई साधन गांव में नहीं रहेगा, एक भुखमरी का शिकार हो जाएंगे मजदूर, ये कहा जा सकता है। लेकिन सर, गर्मियों में तो लोग लौट के आते हैं ना अपने गांव में कटाई के लिए। बहुत सारे मजदूर हैं जो गर्मियों में लौटते हैं, ये जब अपना जो गेहूं के वक्त लौटते हैं वो लोग कटाई के लिए, तो अंजन उन्हें जी, तो। मुझे भी थोड़ा बोलना है। जी जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है कटाई की, वो लगभग फिनिश हो चुकी है। अगर आप मजदूर आता भी है ट्रेन से तो उसको कोई काम खेत पर नहीं मिलने वाला है। जुलाई में थोड़ा बहुत जो सेकंड फसल आती है खरीफ की, उसमें उसको काम मिल सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा उसको कोई रिलीफ खरीफ की फसल में नहीं मिलने जा रही। वो निश्चित रूप से सफर करेगा। और इंडस्ट्रीज की क्या हालत है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इंडस्ट्रीज ये में बात उत्तर कही प्रदेश है के कि अंदर हम। तो ज्यादातर, जी, उत्तर मुख्यमंत्री। प्रदेश में अभी हमें कई जगह से सूचनाएं आई हैं। एक महाराजगंज में है, वहाँ कुछ शुगर की फैक्ट्रियां हैं। वहाँ कश्मीर के हमारे बहुत सारे साथी काम करते हैं। बार बार फोन आ रहा है कि वो फैक्ट्री बंद हो गई है, और कुछ दिन तक उनको खाने पीने की व्यवस्था फैक्ट्री की तरफ से की गई, बाद में उसको बंद कर दिया गया। अब वो सर्वाइव कर रहे हैं, दूसरों से पैसा लेकर के, दूसरों से खाद्यान्न जुटा करके। उनके पास खाने का संकट है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, मच्छर से परेशान है, सीजन जो है गर्म हो गया है, वो कश्मीर के हैं,
इतनी गर्मी में यहाँ हमेशा नहीं रह पाते हैं, चले जाया करते थे, तो कई तरह की दिक्कतें हैं। इसी तरह से मुरादाबाद के अंदर शुगर मिलें हैं, वहाँ के भी मजदूर परेशान हैं, उनका भी फोन बार-बार आ रहा है कि किसी तरह से हमको यहाँ से निकालिए और हम अपने प्रदेश जाना चाहते हैं। तो दिक्कतें हैं मजदूरों के यहाँ, जो भी कोयले में काम कर रहे हैं या पत्थर खदान में काम करने वाले मजदूर हैं, ईंट भट्टे पे काम करने वाले मजदूर, सबके सामने भयानक संकट खड़ा हो गया है। और हम समझते हैं कि जब वापस अपने-अपने प्रदेशों में जाएँगे, तो वहाँ इतना सारा काम उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा, वो सब काम करके और वहाँ आराम से ज़िंदगी बिता सकें। पारोमिता जी, इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि इस मुद्दे पे थोड़ा हम लोग काम कर भी रहे हैं। वो ये है कि कम से कम महाराष्ट्र में तो बहुत मजबूती से MREGS का काम कई दशकों से होते रहा है, और चंद्रपुर में अभी इस लॉकडाउन के दौरान, मतलब आज भी हमने कलेक्टर साहब से बात की तो ऑलमोस्ट 21,000 लेबरर्स का काम अभी जिले में शुरू है। और इसके अलावा और हमने जो लोग वहां से वापस आएंगे, ऐसा हम देख रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे इतना काम जरूरी है, या जो अभी लेबरर्स ऑलरेडी गांव में हैं और जिनको काम की जरूरत है, ऐसा हम कलेक्टर और हमारे जो जिला परिषद के जो चीफ ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके साथ बात करके और ये काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। तो रोजगार हमी का जो प्रोग्राम है वो अब बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है गांव में। शहरों में ऑफकोर्स रोजगार हमी तो है नहीं, तो शहरों में ऑफकोर्स लाइवलीहुड का प्रॉब्लम अभी भी रहने वाला है, लेकिन गांव में मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, आगे आने वाले समय में जहां पर भी गांव के लोगों को लाइवलीहुड का प्रॉब्लम हो, वहां पे हमने सरकार के साथ में बैठ के या जिलाधिकारी के साथ में बैठ के MREGS का काम जरूर हमने प्रमोट करना चाहिए, और उसमें हमने मजदूरों को मदद भी करनी चाहिए वो काम मांगने के लिए और करने के लिए। सरकार की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम महाराष्ट्र के सरकार ने तो जरूर इसके सोचना तो भी चाहिए कि रोजगार हमी के जो वेजेस हैं, डेली वेजेस हैं, उसको डबल कैसे दिया जाए। ये लॉकडाउन, मतलब ये कोरोना के बैकग्राउंड में अभी महाराष्ट्र में कुछ 250 रुपए, 250-300 रुपए रोज के मिलते हैं, तो मजदूरों के पॉकेट में कुछ पैसा जाए, उनके हाथ में कुछ पैसा जाए, इसलिए कम से कम उसको हम डबल कर सकते हैं क्या, मतलब दिन का एक 400-500 रुपए तो भी मजदूर को मिलना चाहिए। ऐसी सोच अगर सरकार ने रखी तो MREGS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मिश्रा जी, एक तो ये नरेगा की बात है, और दूसरी जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी डेली वेजर्स को 1,000 रुपए खाते में दिए हैं, ये दोनों बातें कितना मदद करेंगी लोगों को? हमारे ख्याल से इस 1,000 रुपए से अपना परिवार लाना किसी मजदूर के लिए संभव नहीं। ये है कि हो सकता है किसी का छोटा परिवार हो, उसको इससे राहत मिल जाए, ये बहुत ही कम है। हम लोगों ने डिमांड किया था कि कम से कम एक परिवार को 7,500 रुपए पर मंथ दिया जाए, तो हो सकता है कि उसका सरवाइव कर जाए, उसका परिवार चल जाए, लेकिन ये 1,000 दिया जा रहा है, नाकाफी है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि गांव में मजदूरों की संख्या बढ़ने से मजदूरी गिरेगी, लोगों के अंदर कंपटीशन की भावना आएगी और कम से कम कीमत पर काम करेंगे, उससे एक अलग तरह की समस्याएं मजदूरों के सामने खड़ी होंगी। उनके बीच में आपस में टकराव भी संभव है, जो कम पैसा लेके काम करेंगे, तो मजदूरों और मजदूरों के बीच में द्वंद्व भी पैदा हो जाएगा। ये भी हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में दिखाई पड़ रहा है, वो होना चाहिए, हो सकता है। पारोमिता जी, एक आखिरी बात बस, अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए। जी बताइए, कुछ आप पूछना चाहिए? मैं कह रही थी कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए बस। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इन कंक्लूजन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, मतलब अपना स्टेट गवर्नमेंट ने, जो लोग वापस आएंगे और अभी लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है, इकोनॉमी का जो प्लान रहेगा उसमें इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबरर्स और लेबरर्स, रूरल लेबरर्स जो वल्नरेबल सेक्शन है, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देकर प्लानिंग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बांधकाम मजदूरों को महाराष्ट्र में कुछ पैसे दिए गए हैं, लेकिन निराधार योजना का बहुत सारा पैसा 2-3 महीने तक बाकी था, अभी शायद इस हफ्ते में मिला होगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है थोड़ा हैफजर्ड काम शुरू है, उसको थोड़ा सिस्टमैटिकली करना जरूरी है, जिससे कि लोगों तक पैसा जाए, लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा रहे। और अभी तो फिलहाल जो क्राइसिस है
ये लोगों को बाहर से जिले तक लाना, बाहर से लाना, और उसमें एक मेडिकल एस्पेक्ट भी है। और फिर वो ये नहीं होना चाहिए कि वो बाहर से आए और जिले में कोरोना का ब्लास्ट हो गया, मिश्रा जी। जी हाँ बताएं। मिश्रा जी, एक बस अपनी बात आखिर में कह के बात खत्म। पूरे मिश्रा जी, आप अपनी आपकी एक आवाज बात नहीं आ कहिए। रही है। नहीं, मैं कह रही हूँ आप एक आखिरी बात कहिए, कंक्लूडिंग रिमार्क अपना। हाँ, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सरकार को मजदूरों के बारे में बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। एक तो स्थानीय स्तर पर जो रोजगार के अवसर नहीं है, इस दिशा में सरकारों को सोचना चाहिए कि गांव में और जिलों के अंदर किस तरह से लोगों को रोजगार मिल सके, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत सारे जो आधारभूत ढांचे का विकास है वो भी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, उसमें बहुत सारा काम मिल सकता है, लेकिन वो काम भी नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह से सरकार सोच करके और गांव के अंदर काम के अवसर उपलब्ध कराए तो मजदूरों की समस्या फौरी तौर पर कुछ समय के लिए सॉल्व की जा सकती है। लेकिन वो हमको लग रहा है कि अभी जो ये संकट आया है वर्तमान में, उसका समाधान निकट भविष्य में ये इसके जरिए नहीं कर सकते हैं। अगर कोई प्लानिंग बनती भी है तो उसमें अभी टाइम लगेगा, उसको धरातल पर उतारने में समय लगेगा, और ये काफी देर हो चुकी होगी। इन मजदूरों के वर्तमान संकट को हल करने में उसका कोई रोल नहीं होगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परम। धन्यवाद।